देख सकते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम है। मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या यानी प्रारंभ में हमने कोई संख्या माना। अब हमसे बोला गया है कि पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 20% घटाया जाए, और ऐसा करने से जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह मूल संख्या से 48 कम हो जाएगी। तो हमसे मूल संख्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि दोनों परसेंटेज का जो वैल्यू है वो इक्वल है यानी बराबर है। तो जब एक ही क्वेश्चन में परसेंटेज बराबर हो जाए और एक बार बढ़ाया जाए एक बार घटाया जाए बोले और क्वेश्चन में कमी बताया जाए तो उसे एक शानदार ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से कमी प्रतिशत निकाल लेंगे। ऐसे कमी प्रतिशत बराबर होती है एक फॉर्मूला R² डिवाइडेड बाई 100। यहाँ R जो है वो प्रतिशत को डिनोट करती है, प्रतिशत को डिनोट करती है। हमारे पास प्रतिशत एक बार 20% हमें बढ़ाना है जो कि हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं, एक बार हमें 20% कमी करना है जो कि माइनस से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कमी प्रतिशत निकाल सकते हैं। ऐसे कमी प्रतिशत बराबर R² यानी 20 इंटू 20 लिख के हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। ऐसे ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 2 2 जा 4 यानी 4%। कमी जो है 4% की होगी। परसेंटेज में जो कमी है वो हमें 4% का बोला है, जबकि क्वेश्चन में जो कमी है वो हमें 48 बोला है। यानी हम समझ सकते हैं कि 4% का जो वैल्यू है वो 48 है। हमें मूल संख्या मांगा गया है। मूल संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी हमसे 100% का जो है वैल्यू मांगा गया है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाई 4% इंटू 100% का वैल्यू निकालना है तो हम 100% से ऐसे इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी। ये 12 चौका 48 और 12 को 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से निकल के आएगी 1200, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देख सकते हैं 1200 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो सकती है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और फिर उस पर 15% की छूट देता है। यदि उसे रुपया 190 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यानी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य हम मान के चलते हैं कि माना हमारा जो क्रय मूल्य है वो 100 है। यहाँ से हम क्रय मूल्य यानी जो कॉस्ट प्राइस है सीपी उसे हम 100 मान के चलते हैं। ऐसे में हमारा जो मार्केट प्राइस होगी यानी एमपी जिसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं वो इससे 40% अधिक बताया गया है। अगर 100 में 40% अधिक यानी 100 में 40 का अधिक, तो जो मार्केट प्राइस होगी एमपी वो 140 हो जाएगी। 100 रुपया की वस्तु है, उसने जो अंकित मूल्य लगाया है वो 140 का लगाया है। उसके बाद बोला गया है कि ये जो अंकित मूल्य है मार्केट प्राइस, इसमें वो 15% का छूट देता है। अगर 15% का छूट मिलता है तो वो बेचता कितना में है? 15% छूट है तो 85 में बेचता होगा, क्योंकि 15% तो वो छूट देता है। तो वो बेचा कितना में? 85% में। यानी यहाँ से हम एसपी निकल सकते हैं, विक्रय मूल्य कितना में बेचेगा। ये जो 140 रुपया का मार्केट प्राइस है इसको वो 85% में बेचेगा। 85% यानी प्रतिशत के नीचे हम 100 लिख लेंगे। ऐसे यहाँ से एक एक जीरो से एक एक जीरो कैंसिल कर लेंगे। 5 का टेबल से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। ये 17 5 85 हो जाती है और ये 5 दूनी 10। फिर ये 2 से 2 7 14 हम काट सकते हैं और 17 7 119, यानी 100 रुपया की जो वस्तु है उसे वह 119 रुपया में बेच देता है। ऐसे में उसे लाभ कितना का होता है? लाभ होता है 119 रुपया में बेचा, जबकि खरीदा था 100 में, तो उसे लाभ हुआ 19 रुपया। ये सारे एग्जाम में आपको लिख के नहीं करना, मन के अंदर करना है, मैं लिख के बता रहा हूं आपको। तो लाभ उसे 19 रुपया का होता है। जबकि देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें लाभ 190 रुपया का बताया गया, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 19 है ये 19 का वैल्यू 190 रुपया के बराबर है। और हमसे पूछा है
कि उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होती है, यानी हमें 100 का पूछा गया है। 19 का वैल्यू अगर 190 तो 100 का कितना, तो हम यहाँ से निकल सकते हैं 190 बट्टा में 19, हमें 100 का पूछा है तो हम 100 से इंटू कर लेंगे। यहाँ से 19 दहाई 190 और 10 इंटू 100 1000, यानी 1000 रुपया होगी। देख सकते हैं 1000 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में तथा बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, जिसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। यह टाइम और वर्क से लिया गया क्वेश्चन है। ए 18 दिन में काम को पूरा करता है, बी 24 दिन में, और दोनों मिलकर 6 दिन काम किया। उसके बाद ए चला गया, तो बी उसका आधे काम को यानी जो काम बाकी है उसको कितने दिन में पूरा करेगा, हमसे पूछा गया है। तो आइए इसे भी हम लोग विद इन सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए है वो पूरे काम को जो है 18 दिन में पूरा कर सकता है, और बी जो है पूरे काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो ऐसे में हम पूरे काम को निकाल लेंगे। पूरा काम इन दोनों का एलसीएम लेने से निकलती है। तो इन दोनों का एलसीएम 18 और 24 का एलसीएम जो है 72 हो जाएगी। अब हम निकाल लेंगे एक दिन का काम। अगर वो 18 दिन में 72 काम कर लेता है तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 18 चौका 72, यानी वो 4 काम कर सकता है एक दिन में। कौन, ए। और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, अगर वो 72 काम को पूरे 24 दिन में पूरा कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा। ये 24 या 72 होती है, तो एक दिन में वो 3 काम करेगा, यानी 3 भाग काम करेगा। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दिन का काम दोनों साथ में मिलकर करेंगे, यानी ए और बी मिलकर करेंगे, तो एक दिन का जो काम होगा वो दोनों का जोड़ के बताएंगे हम। तो 4 और 3 7, यानी 7 काम हो जाएगी। अगर दोनों मिल के करेंगे तो एक दिन में 7 काम होंगे। जबकि हमारे पास काम कितने हैं, 72। दोनों ने एक साथ कितने दिन तक काम किए, 6 दिन। तो एक दिन में अगर 7 काम करते हैं तो उन्होंने 6 दिन में कितने काम किए होंगे, तो 6 दिनों में जो काम हुआ होगा, एक दिन में 7 काम तो 6 दिन में 42 काम हो गया। दोनों ने मिलके 42 काम कर लिए हैं। अब काम कराना था 72, हो गया है 42, तो शेष कितने काम बचा है अभी, ये 72 में से जो है 42 काम हो गया है, तो कितना काम बचा है, 30। अब ये 30 काम कौन करेगा, ए तो छोड़कर चला गया, तो बी करेगा। अब ये देखना है कि बी का एक दिन काम करने का कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है, 3 काम करता है, तो उसको 30 काम कराना है। तो कितने दिन लगेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं दिनों की संख्या, या कितने दिन लगेंगे, दिनों की संख्या, कितने दिन। काम है 30, एक दिन में वो 3 काम करता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो उसे कुल कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। तो ये 10 डेज जो है आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन का। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, एक 180 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। यही ट्रेन 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। यानी जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी पेड़ को या किसी बकरी को पार करती है तो वह अपना खुद का लंबाई को पार करता है। तो ऐसे में पहला कंडीशन हमें दिया गया है कि वो खंबे को पार करती है। तो खंबे को पार करने के लिए उसकी दूरी यानी लंबाई क्या होगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि दूरी जो होगी वो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी, और वो हमें दिया है 180 मीटर। समय कितना लगा पार करने में, टाइम वो बोला है 9 सेकंड का समय लगा। तो ऐसे में हम यहाँ से ट्रेन की चाल निकल सकते हैं। तो ट्रेन की जो चाल है स्पीड, वो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी है 180, समय है 9, यानी ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन जो है चल रही है। अब अगला बार कहता है कि ये जो ट्रेन है वह एक प्लेटफॉर्म को जो है कितने सेकंड में पार करेगी,
जो कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 270 मीटर का है। तो जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ वो खुद की लंबाई की दूरी को भी मापता है। तो यहाँ से हम निकल सकते हैं अब कुल दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ से सेकंड बार फिर दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की जो लंबाई वो खुद 180 मीटर का है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 270 मीटर का है। अगर इन दोनों को हम प्लस कर लें तो ये निकल के आ जाएगी 450 मीटर का। अब ये 450 मीटर की जो दूरी है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर तय करता है तो कितना समय लगेगा हमसे पूछा गया। तो ये इसे हम T1 मानते हैं, हमें T2 पूछा गया कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना हमारे पास ये 450, किस चाल से है 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर लेंगे। 45 बटा 2 यानी 45 का आधा, तो ये 22.5 जो है सेकंड उसे लगेगा उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आशा करता हूं आप इसे भी समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो देख सकते हैं ए और बी की दोनों की वर्तमान आयु 5:4 हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम मान के चल सकते हैं कि माना ए की जो वर्तमान आयु है वो 4:5 है, तो यहाँ से ए के लिए 4 होगी यानी इसे हम 4x मानेंगे, और बी का जो वर्तमान आयु है 4:5 हमें दिया गया है, तो ए के लिए हम 4 मानेंगे और बी के लिए 5 यानी 5x। दोनों की वर्तमान आयु हमें मालूम हो गई। अब हमें प्रश्न से बोला गया है कि ए की वर्तमान आयु में अगर 6 प्लस कर दिया जाए और बी की वर्तमान आयु में भी 6 वर्ष जोड़ दिया जाए, ऐसे में वो रेशियो बदलकर हो जाती है 5:6 यानी 5/6। अब यहां से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहां से इसे गुणा कर लेंगे ऐसे, तो ये 5×5 = 25 x प्लस 6×5 = 30 बराबर में इधर क्रॉस कर लेंगे तो 6×4 = 24x प्लस में 6×6 = 36। यहाँ से हम ये जो 25 आके इधर आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, यानी 25 से अगर 24 माइनस होगी तो इधर x रहेगा, ये जाके उधर माइनस हो जाएगी। 36 से अगर 30 माइनस कर ले तो यहाँ से 6 निकल के आएगी, यानी x का जो वैल्यू है वो 6 है। अब हमें किसका वर्तमान आयु पूछा है? b का। क्वेश्चन के अनुसार b का पूछा है, तो b की वर्तमान आयु हमारे लिए कितना है? 5x, यानी हम कह सकते हैं कि 5 × x के लिए हमारे पास 6 है, देख सकते हैं, तो 6×5 = 30, यानी b की जो वर्तमान आयु है वो 30 वर्ष का है। अगर हमसे a का पूछा होता तो हम ये x के जगह 6 रखते और 6×4 = 24, यानी a की वर्तमान आयु 24 वर्ष हो जाती। हमसे b पूछा गया है, तो देख सकते हैं 30 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1440 रुपया है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो ब्याज 180 रुपया अधिक होता। मूलधन कितना है? हमें मूलधन ज्ञात करना है। समय हमें 3 वर्ष का दिया है। अब कहता है कि यदि 2% हर साल बढ़ता तो 3 वर्ष में जो है वो बढ़कर 180 रुपया अधिक हो जाता। क्वेश्चन के अनुसार अगर प्रत्येक वर्ष 2% बढ़ता तो ये 3 वर्ष में बढ़ के जो है 180 रुपया अधिक हो जाता। तो एक साल में अगर 2% बढ़ जाता तो 3 वर्ष में कितना बढ़ जाता? ये 6% बढ़ जाता। बस ये 6% का वैल्यू ही तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 180 रुपया जो है अधिक हो जाती। हमें यहाँ से मूलधन ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो हम जान सकते हैं यहाँ से कि 6% का जो वैल्यू है क्वेश्चन में 180 के बराबर है, तो हमें 100% यानी मूलधन अपने आप में 100% होता है, यानी हमें 100% का वैल्यू बोला गया है। तो यहाँ से हम निकल सकते हैं 180 बट्टा में 6% इंटू 100% का वैल्यू बोला गया है हमसे निकालने के लिए। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी,
ये 30 बार में कट जाएगी और 30 को अगर 100 से इंटू करें तो ये हो जाएगी 3000 रुपये। देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं वीडियो में अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 केजी है। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 42.5 केजी हो जाता है। शिक्षक का वजन कितना है? पहले जो है 30 विद्यार्थी थे तो उसका वजन औसत वजन 42 केजी दिया है, उसमें एक और बढ़ गया, माने शिक्षक के आने से जो 30 है वो 31 हो गए, और ऐसा करने से औसत वजन जो है 42.5 केजी हो जाता है, यानी कुछ बढ़ गया। तो ऐसे में शिक्षक का वजन कितना हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो व्यक्तियों की संख्या थी वो पहले 30 था, और 30 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो दिया गया था 42 केजी। ठीक है, उसके बाद वहां टीचर आ गया, यानी एक व्यक्ति बढ़ गया, यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 31। ऐसे में औसत वजन कितना हो गया? 42.5 केजी हो गया। अब यदि हमें 30 व्यक्तियों का कुल वजन मालूम करना हो तो 42 से 30 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से हम इंटू कर लेंगे, 0 हो जाएगी, ये 6 और ये 12, यानी कुल वजन 30 व्यक्तियों का कुल वजन 1260 केजी का है। 31 व्यक्तियों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 42.5 के साथ 31 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो यहां से निकल के आएगी 1317.5 केजी, यानी 30 व्यक्तियों का कुल वजन हमें मालूम हो गई, 31 व्यक्तियों का भी कुल वजन हमें मालूम हो गई। हमें टीचर का यानी शिक्षक का कितना वजन है वो निकलना है। तो बस यहां से अगर हम इसे इस तरह से माइनस कर लें तो जो निकल के आएगी वो शिक्षक का वजन हो जाएगी। तो यहां से अगर हम माइनस करें यहां से तो ये निकल के आएगी 57.5 केजी। तो जो टीचर का वजन था वो 57.5 केजी है। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आइए वीडियो में अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण में से 16 लीटर निकलकर उतने ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। नया अनुपात 5:7 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी? यानी ये जो मिश्रण है इसमें दूध और पानी मिला करके एक मिश्रण बनाया गया है। शुरू में कितना मिश्रण था ये नहीं बताया गया है, हमें इसका वैल्यू निकालना है कि कितना शुरू में कुल मिश्रण कितना था ये हमें निकालना है। तो शुरू में दूध और पानी की अनुपात हमें दिया गया है, तो यहाँ से हम दूध के लिए मिल्क लिख सकते हैं, पानी के लिए वाटर यानी W लिख सकते हैं। शुरू में इसकी जो अनुपात है वो 5:3 हमें दिया गया है। मिल्क 5 और पानी यानी वाटर 3 है। शुरू में कितना मात्रा में मिश्रण था हमें नहीं मालूम था, हम मान के चलते हैं कि शुरू में x लीटर जो है मिश्रण की मात्रा थी। क्वेश्चन में हमें फिर बोला गया है कि ये जो मिश्रण है उसमें से 16 लीटर मिश्रण निकल करके 16 लीटर पानी मिला दिया जाता है, यानी पानी बार बार बदल रही है जबकि दूध नियत है। तो दूध को लेकर के हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ये x लीटर में दूध की मात्रा कितनी है पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो दूध की मात्रा कितनी है x लीटर में? तो x इंटू दूध निकालना, तो दूध को ऊपर में लेंगे और दोनों की मिश्रण में दोनों की कुल मात्रा कितनी है? तो कुल मात्रा 5 और 3 हो जाएगी 8। तो यहाँ से हम लेंगे 8, यहाँ से इंटू कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 5x/8, यानी शुरू के जो मिश्रण थे उसमें दूध की मात्रा 5x/8 लीटर जो है थी। उसके बाद इस x लीटर में से 16 लीटर मिश्रण जो है निकाल लिया जाता है। अब 16 लीटर मिश्रण जब निकलेगी तो 16 लीटर मिश्रण में दूध कितना वो भी जानना होगा। तो ये 16 लीटर मिश्रण में दूध की जो मात्रा है 16 में इंटू कर लेंगे, रेशियो तो वही रहेंगे क्योंकि दूध कितना बार भी बांटा जाए और उसकी जो मात्रा है मिल्क और वाटर की मात्रा जो शुरू में रेशियो है वो वही रहेंगे, वो बदलते नहीं है। तो यहाँ से हम 16 लीटर में निकालेंगे दूध 5 है और टोटल कितना है ये दोनों का जोड़ यानी 8। यहाँ से इंटू कर लेंगे, काट लेंगे, 8 दूने 16 यानी 10 लीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि 16 लीटर जो मिश्रण निकलेगा उसमें 10 लीटर दूध है
तो 10 लीटर अगर दूध है, इतना में से 10 लीटर अगर निकल जा रहा है, क्योंकि 16 लीटर निकल रहा है तो वहां 10 लीटर दूध भी निकल रही, तो शेष कितने दूध रह रहे हैं? अभी शेष दूध कितने बचेंगे? क्योंकि कुल दूध तो इतने थे 5x/8, वहां से 16 लीटर मिश्रण के साथ ये 10 लीटर दूध निकल जा रहे हैं, तो 10 लीटर को हम यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो शेष हमारे पास ये है। उसके बाद 16 लीटर पानी मिलाया जाता है। जैसे 16 लीटर पानी मिलाया जाता है, फिर वो मिश्रण 1 लीटर बन जाती है, क्योंकि 16 लीटर निकल के 16 लीटर डाला जाता है तो x बन जाती है। अब ये x में जो है, फिर ये कुल मात्रा में नया अनुपात क्या आ जाता है दूध और पानी का? वो रेशियो आ जाता है 5:7। तो इसमें फिर एक बार हम दूध निकाल लेंगे नया अनुपात में। तो यहाँ से अगर हम फिर मिल्क निकाल ले कुल मात्रा में, तो x इंटू कुल रेशियो क्या है 5:7, तो 5 है दूध का, 5 और 7 को मिलाएंगे 12, तो 12 को हम नीचे लिखेंगे, ये कुल अनुपात हो गई। यहाँ से हम इंटू कर लेंगे तो 5x/12, यानी अभी उस जो मिश्रण है, टोटल मिश्रण, उसमें इतनी मात्रा में दूध है, जबकि हमारे लिए शेष दूध इतनी होनी थी, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। बस ये कैलकुलेशन करने से हमारी आंसर आ जाएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5x/8 माइनस 10 इक्वल्स टू, यहाँ से लेंगे 5x/12। यहाँ से इसे इधर करके ले आएंगे, तो यहाँ से 5x/8 माइनस 5x/12 इक्वल्स टू 10 को राइट साइड ले जाएंगे, माइनस का है तो यहाँ से हो जाएगी प्लस। देन यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगी। 8 × 24, 3 × 5 = 15 माइनस 12 दूनी 24, 5 दूनी 10x इक्वल्स टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं 10। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से 5x डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टू यहाँ से 10। ये 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। यहाँ से इसे इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगी 24 दूने 48, यानी शुरू में जो मिश्रण था वो 48 लीटर था। देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आशा करता हूं आप वीडियो देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख पा रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टंकी को 12 घंटे में और पाइप बी उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। एक निकासी पाइप सी पूरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ये नल और टंकी से लिया गया सवाल है। आइए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक है पाइप ए, पाइप ए है, और ये पाइप ए जो है उस टंकी को 12 घंटे में भर सकती है। अकेले अगर ये चले तो 12 घंटे में भर सकते हैं। एक दूसरा पाइप है पाइप बी, अगर ये अकेले चले तो ये 18 घंटे में भर सकते हैं। जबकि एक तीसरा पाइप भी है सी, ये खाली करने वाला पाइप है और ये पूरे टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले ये तीनों घंटे का हम एलसीएम लेंगे, तो 12, 18 और 36, सबका एलसीएम 36 हो जाएगी। अब अगर हम ये यहां से देखना चाहें कि अगर पाइप ए 12 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में वो कितना भर सकता है? 12 घंटे में 36 भाग को भर सकता है, पूरा 36 को भर सकता है 12 में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 12 × 36 यानी 3 भाग भर सकता है 1 घंटे में। बी 18 घंटे में पूरा 36 भर सकता है, तो वो 1 घंटे में कितना काम करता होगा? तो यहां से 18 दूनी 36 यानी वो 2 भाग जो है काम करता होगा। उसी तरह सी जो है 36 घंटे में खाली कर सकता है, तो 36 है ही, यानी वो कितने घंटे में वो कर सकता है? तो उसका आ जाएगा 36 से कम 36, यानी 1 घंटे में वो खाली कर सकता है। अब यदि ये तीनों को एक साथ हम चला दें तो ये तो भरेगा 3 भाग, ये भरेगा 2 भाग, और इनमें से ये 1 भाग, क्योंकि ये खाली करने वाला नल है सी, तो खाली करेगा। तो 5, 3 और 2, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 भाग जो है हर 1 घंटे में 4 भाग भरेगा। हमें भराना कितना है? 36। तो हमसे पूछा गया कितना समय लगेगा, कितना घंटा का, तो यहाँ से हम निकल सकते हैं समय। कितना भराना है? 36। 1 घंटे में कितना भरते हैं? 4 भाग।
4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 9 घंटे में पूरे टंकी को भर लेंगे। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और किसी स्थान पर 20 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। कोई व्यक्ति है जो एक निश्चित स्थान से कोई दूसरे निश्चित स्थान तक वो जाना चाहता है। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी उसे जो है समय ज्यादा लग जाता है। पर यदि वो चाल को बढ़ा देता है, 6 के जगह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो चले तो जहां उसे पहुंचना है वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमसे मांगा है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें देरी से और पहले पहुंचे, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक शानदार ट्रिक होता है। इसमें हमें दूरी मांगा है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी। तो वो दूरी ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होती है वो होती है दूरी फॉर्मूला बराबर दोनों जो चाल है उसे हम पहले इंटू कर लेते हैं। तो दोनों चाल क्या है, एक बार वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और दूसरी बार वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। दोनों को गुणा कर देना होता है। नीचे में फिर इन दोनों को घटा लेना पड़ता है। तो ये 8 में से 6 हम माइनस कर लेंगे और इंटू में दोनों समय का अंतर। पहले एक बार वो क्या करता है, 20 मिनट देर से पहुंचता है, दूसरी बार 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो दोनों समय के बीच का अंतर, अगर एक बार पहले पहुंचे एक बार देरी में, या पहले देरी बाद में पहले, देरी पहले का खेल हो तो दोनों का अंतर में दोनों को जोड़ा जाता है। और अगर दोनों में देरी देरी से होता या पहले पहले में होता तो ऐसे में दोनों के बीच अंतर किया जाता है, घटाया जाता है। तो यहाँ एक बार देरी में पहुंचता है, दूसरी बार पहले पहुंचता है, तो ऐसे में दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसको जोड़ के लिख लेंगे। तो 20 और 10 30 हो जाएगी। क्योंकि ये 30 मिनट बता रहा है, इसको घंटे में बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड कर लेंगे। बस यही नियम है। करना क्या है, दूरी निकालने के लिए दोनों चालों को ऊपर में इंटू करना है, फिर वही दोनों चाल जो है स्पीड उनको नीचे माइनस करके लिखना है, इंटू करके दोनों समय को जो है अंतर करके लिखना है। पर जब एक बार पहले और एक बार देरी रहे तो दोनों को जोड़ लेना है और उसको, ये मिनट में होती है, उसको घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है। बस यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लेना है, आंसर आ जाएगी। ये 6 × 8, यहाँ से हम माइनस कर लेंगे 2 हो जाएगी, और ये 30 डिवाइडेड बाई 60, ये 30 से कम 30, 30 दूने 60 हो जाएगी। यहाँ से ये 3 दूने 6, ये 4 दूने 8, तो 4 तिये 12, यानी वो दूरी कितना है, जिस निश्चित बिंदु से वो जिस निश्चित बिंदु तक जाना चाहता है उसके बीच की दूरी जो है 12 किलोमीटर का है। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। आशा करता हूं वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।